हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यूनिट नंबर 1 का सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट नंबर 1 के अंदर हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है सेमीकंडक्टर डायोड, दूसरा टॉपिक है डायोड एप्लीकेशन और तीसरा टॉपिक है स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइसेस। हम तीनों टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे और पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर का बेसिक्स पढ़ेंगे। देखिए, यूनिट नंबर 1 का पहला टॉपिक है सेमीकंडक्टर डायोड, लेकिन सेमीकंडक्टर डायोड को हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर का बेसिक्स पढ़ेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, सेमीकंडक्टर हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम सेमीकंडक्टर का यूज क्यों करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये पूरा बेसिक्स डिटेल में समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास यहां पर आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस जिसकी वर्किंग और एक्शन किसके ऊपर डिपेंड हो, कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड हो, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। एनी डिवाइस whose action is based on the control flow of electron through it is called an electronic device। मतलब बहुत ही सिंपल है, कोई भी डिवाइस जिसकी वर्किंग या जिसका एक्शन किसके ऊपर डिपेंड हो, कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिनमें हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी एनर्जी लॉस के। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेटल की, जो कि कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते और अगर कंट्रोल करेंगे तो एनर्जी का लॉस होगा। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। अब इंसुलेटर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा, तो वहां पर कंट्रोल क्या करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने के लिए ना तो हम कंडक्टर का यूज कर सकते हैं और ना ही हम इंसुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास बचा क्या, सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। अब क्यों करते हैं सेमीकंडक्टर का यूज, इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम सेमीकंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज करते हैं। कौन सी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनिए। देखिए, पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि सेमीकंडक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं और कोई एनर्जी लॉस भी नहीं होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने का मतलब है हम इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल कर सकते हैं और कोई एनर्जी लॉस भी नहीं होगा। यह पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर हम यूनिडायरेक्शनल करंट को फ्लो करा सकते हैं, जबकि कंडक्टर में नहीं करा सकते। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सेमीकंडक्टर्स की, जिसकी वजह से हम सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि दो ही प्रॉपर्टी है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये दो मेन प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने के लिए। अब बात आती है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। भाई, हमारे सब्जेक्ट का नाम भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है यह भी समझना जरूरी है। तो बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होगा, इंजीनियरिंग की ऐसी ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्टडी करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील विद द स्टडी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे इनकी स्टडी है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मुझे लगता है सभी को डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आगे देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनके जो बेसिक कंपोनेंट है या बेसिक पार्ट्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। जैसे कि आप आज के समय में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं
उनको अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल को चेक करिए, अगर आप कभी अपने मोबाइल को खोल करके चेक करेंगे तो उसके अंदर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिखाई देंगे। आप एलईडी टीवी है या कुछ भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, उस गैजेट को अगर आप खोल करके देखेंगे तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिखाई देंगे जो कि सेमीकंडक्टर्स के बने होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इस एडवांस टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और सेमीकंडक्टर्स को और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। बात समझ में आ रही? देखिए हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स, तो हम मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि यहां पर हम सॉलिड मटेरियल को क्लासिफाई करने जा रहे हैं किस बेसिस पर? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। बात समझ में आ रही? अब जरा यहां पर ध्यान देंगे। देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड हमारे पास तीन तरह के सॉलिड मटेरियल्स होते हैं। कौन कौन से? कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे कंडक्टर्स की, है ना, कंडक्टर्स की। देखिए जो कंडक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स होते हैं वो सब क्या है? कंडक्टर्स है ना। तो देखिए कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम मोबाइल चार्ज कैरियर्स भी कहते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन कंडक्टर्स। तो सीधी सी बात है, आप अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है। तो कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इजीली फ्लो होता है, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। जैसे कॉपर है, कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? बहुत इजीली फ्लो करेगा ना। अब सीधी सी बात है, अगर कंडक्टर के अंदर करंट इजीली फ्लो कर रहा है तो कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो हाई होगी और रेजिस्टिविटी क्या होगी? लो होगी। तो सीधी सी बात है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर कंडक्टिविटी हाई होगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? लो होगी। अब कंडक्टर के एग्जांपल जितने भी मेटल हैं, आप कोई भी मेटल लिख दीजिए, सब क्या है? कंडक्टर के एग्जांपल हैं। जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये क्या? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं इंसुलेटर की, इनकी बात करते हैं इंसुलेटर। देखिए इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी कि यहां पर चार्ज कैरियर्स नहीं होते। तो सीधी सी बात है, यहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी है वो लो है। कंडक्टिविटी क्या है? लो है। और रेजिस्टिविटी क्या है? हाई है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर एग्जाम्पल में आप नॉन मेटल्स लिख सकते हैं, है ना। जैसे मैंने यहां पर ग्लास, क्वाड, रबर, ये सब क्या है? इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, क्योंकि हमें तो पूरे सब्जेक्ट में सेमीकंडक्टर्स की ही बात करनी है, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे वो सेमीकंडक्टर से ही बने होंगे। बोलो बात समझ में आ गई? अब ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है ये ना तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच में लाई करते हैं, किस किस के? कंडक्टर और इंसुलेटर के। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनकी जो कंडक्टिविटी होती है या रेजिस्टिविटी होती है, ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। बोलो बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखिए सेमीकंडक्टर के जो एग्जाम्पल होते हैं तो वहां पर एलिमेंटल, मतलब एलिमेंट की फॉर्म में भी होते हैं सेमीकंडक्टर, और कंपाउंड की फॉर्म में भी होते हैं। लेकिन हमारे लिए जो दो सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर है, हम उन्हीं की बात करेंगे। और दो सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर हमारे लिए हैं, एक सिलिकॉन जिसका सिंबल होता है SI, और दूसरा जर्मेनियम जिसका सिंबल होता है GE। बात समझ में आ गई? आपके लिए कुछ भी नया नहीं है, सब आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए आज के लेक्चर में मैं आपको जितना भी पढ़ाऊंगा ये पूरा का पूरा आप क्लास 11th और 12th में पढ़ करके आ चुके हैं। ये जस्ट आपके लिए क्या होगा? रिवीजन होगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अब आप ये सब भूल चुके होंगे। कुछ स्टूडेंट को याद होगा, कुछ भूल चुके होंगे, किसी को कम याद होगा, किसी को ज्यादा याद होगा। तो इसलिए आज के लेक्चर में आपका पूरा का पूरा बेसिक्स रिवाइज हो जाएगा और आपको सब कुछ याद आ जाएगा। देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करते हैं, क्योंकि हमें इनको बहुत ज्यादा पढ़ना है तो थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज गेन कर लेते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम, आपको याद होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम कार्बन फैमिली के मेंबर हैं। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में सबने पढ़ी है। तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन फैमिली के मेंबर कौन कौन है?
सिलिकॉन और जर्मेनियम और भी होते हैं, तो ये कार्बन फैमिली में आते हैं। और आपको अच्छे से मालूम है जो कार्बन फैमिली के मेंबर होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की आउटर मोस्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इनको थोड़ा सा इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलिकॉन की। ये हमारा सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है और ये हमारा सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। दोनों को समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो सिलिकॉन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर है 14। कितना एटॉमिक नंबर है? 14। ठीक, अब सीधी सी बात है, सिलिकॉन के अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 14 होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 14 होंगे। क्यों? क्योंकि हर एक एटम अपने आप में क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे ना। इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूट एज, अब देखो ये जो हमारा सिलिकॉन एटम है इसमें क्या होता है, जो हमारा सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल होती हैं इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारी पहली सेल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद सेकंड सेल के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। और जो थर्ड सेल है इसके अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सिलिकॉन एटम में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। अब एक चीज और ध्यान करिए, जिस एटम की आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन एटम को कहा जाता है टेट्रावैलेंट एटम। बोलो बात समझ में आ रही है? यानी कि सिलिकॉन क्या है? टेट्रावैलेंट है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 हैं। अच्छा, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या कहेंगे? ट्राइवैलेंट। और अगर 5 है तो पेंटावैलेंट। ये सब आपको याद रखना, आगे इन वर्ड का मैं यूज करूंगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया होगा और आपको पहले से ही अच्छे से मालूम है ना। अब बात करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। पहले देखो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब है सिलिकॉन का सॉलिड। तो सीधी सी बात है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा या जो सॉलिड होगा उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम होंगे। ये बात तो सबको मालूम है। चलिए अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझिए। देखिए कार्बन फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं जिस एटम की आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन ना तो दूसरे एटम को देगा और ना दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। आपको अच्छे से मालूम है जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं 2 एटम के बीच में तो दोनों एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को देंगे और ना किसी से लेंगे। इसका मतलब ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? अब यहां पर हमारे पास ये सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, मतलब एक सॉलिड है। तो इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम होंगे। और ये जो सिलिकॉन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम है ये क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तभी तो स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है? अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये 2D स्ट्रक्चर है, 3D भी हो सकता है। देखो अब ध्यान देना, यहां पर ये हमारा सिलिकॉन, इस सिलिकॉन एटम को मैं ले लेता हूं, ये मेरा सिलिकॉन एटम है। यहां पर इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। तो देखो यहां पर ग्रीन कलर से ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बोलो बात समझ में आ रही है? किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए होते हैं? 8 आउटर मोस्ट सेल में। तो सीधी सी बात है, ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के साथ शेयर करेगा। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को इसने इस एटम के साथ शेयर कर लिया, इसको इसके साथ शेयर कर लिया, इसको इसके साथ शेयर कर लिया, इसको इसके साथ शेयर कर लिया, और ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया, है ना। इन्होंने क्या बना लिया बीच में? इन दोनों के बीच में क्या बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड। यहां भी कोवेलेंट बॉन्ड, यहां भी कोवेलेंट बॉन्ड, यहां भी कोवेलेंट बॉन्ड, और इसी तरीके से ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सिलिकॉन का क्या है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और ये इसी तरह से बॉन्ड बनते रहेंगे। मुझे लगता है सबको समझ में अब आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और जर्मेनियम की बात करते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, अभी आगे भी 5-6 जगह पर ये स्ट्रक्चर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस स्ट्रक्चर में अभी हमें बहुत कुछ समझना है। अभी तो सिर्फ बेसिक कम बातें कर रहे हैं, आगे जाके और डिटेल में इसको समझेंगे ना। जर्मेनियम एटम, तो जर्मेनियम एटम की अगर हम बात करें तो इसका भी जो एटॉमिक नंबर होता है वो 32 होता है।
सीधी सी बात है, इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे 32 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 32 होंगे, बराबर ही होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि हर एक एटम अपने आप में क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, देखो इस सेल में 2, इसमें 8 और इसमें 18 होंगे, और बचे 4 वो आउटर मोस्ट सेल में होंगे। यानी कि यहां पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, सिलिकॉन की तरह। बस सिलिकॉन में और जर्मेनियम में डिफरेंस क्या है, देखो यहां पर 3 सेल है, यहां पर 4 सेल है। इसका मतलब यह हुआ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो जर्मेनियम के केस में न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पर है, जबकि सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है, मतलब कंपैरेटिवली पास में है। ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहां पर भी शेयरिंग होगी और कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो मुझे लगता है इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पर और समझाता हूं। देखो, क्या इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, इस सॉलिड के अंदर आपको कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है क्या, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहा जाता। बात समझ में आ रही, फ्री इलेक्ट्रॉन वो होता है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इस स्ट्रक्चर में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम इससे करंट को पास कराएं तो करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जर्मेनियम इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। अब आप कहेंगे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करता है, इसमें थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी होती है ना, और मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इससे करंट फ्लो करेगा, लेकिन कब करेगा यह समझना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा जरा। तो पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एनर्जी बैंड थ्योरी को समझ लेते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी बैंड, तो इसको समझ लेते हैं ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, चाहे सिलिकॉन एटम हो, जर्मेनियम एटम हो या कोई भी एटम हो, जब वो एटम आइसोलेटेड होता है, अकेला होता है ना, तो इस आइसोलेटेड एटम में जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं या किसी भी सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। जैसा ये जर्मेनियम का एटम है, जर्मेनियम का एटम है, तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी, और इनकी फिक्स पर्टिकुलर वैल्यू होती है। वैल्यू मैंने यहां पर लिखी नहीं है, लेकिन इनकी फिक्स वैल्यू होती है एनर्जी की। बात समझ में आ रही, लेकिन याद रखना फिक्स वैल्यू कब होती है, जब ये एटम आइसोलेटेड है। और जब ये एटम क्रिस्टल में होगा तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनकी एनर्जी फिक्स नहीं होगी, बल्कि एनर्जी की एक रेंज होगी, मतलब एनर्जी क्या कर जाएगी, फ्लैक्चुएट कर जाएगी। इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं क्या है। देखो, जब ये आइसोलेटेड एटम है तो मान लेता हूं मैं इस इलेक्ट्रॉन को लेता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर किस किस का इफेक्ट आएगा, या ये इलेक्ट्रॉन किस किस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो देखो, इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन इस न्यूक्लियस के साथ हो सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना। दूसरा, यहां पर बाकी के और जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, किसी और के साथ तो कोई इंटरेक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन केवल अपने ही एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ में है या अपने ही एटम के न्यूक्लियस के साथ में है। बोलो, बात समझ में आ रही, इसलिए इसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। बात समझ में आ गई। अब जब यही जर्मेनियम एटम क्रिस्टल में जाएगा, क्रिस्टल में जाएगा, अब मान लेता हूं ये जो मेरा एटम इलेक्ट्रॉन था, मान लेता हूं ये था इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पर आया, अब बताओ ये किस किस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो देखो, अब ये अपने एटम के न्यूक्लियस के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, अपने एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसके आसपास जितने भी एटम है या इस क्रिस्टल में जितने भी एटम है, उन सब एटम के न्यूक्लियस से भी इंटरेक्ट करेगा, उनके इलेक्ट्रॉन से भी इंटरेक्ट करेगा। इसका मतलब अब इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो फिक्स नहीं होगी, वो फ्लैक्चुएट करेगी। बात समझ में आ रही है। तो जब हमारा एटम क्रिस्टल में चला जाता है तो वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो फ्लैक्चुएट होती है, एक रेंज बन जाती है एनर्जी की, और उसे ही हम कहते हैं एनर्जी बैंड। क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड। वैलेंस सेल एनर्जीज फ्लैक्चुएट इन सॉलिड, मतलब सॉलिड के अंदर, क्रिस्टल के अंदर जो वैलेंस सेल की एनर्जी होती है वो फ्लैक्चुएट करती है, वहां पर हमें एनर्जी की एक रेंज मिलती है।
बात समझ में आ रही, क्या मिलती है? रेंज मिलती है, और उसी को हम कहते हैं एनर्जी बैंड। द रेंज ऑफ एनर्जीज possessed by electron of the same orbit in a solid is called energy band। सेम ऑर्बिट मतलब जैसे हम वैलेंस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, वैसे तो किसी भी ऑर्बिट में की भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल की जो एनर्जीज होती है वो एक रेंज में होती है, और उसी एनर्जी के जो बैंड होते हैं उनको हम एनर्जी बैंड कहते हैं। क्लियर है? अब यहां पर हम वैलेंस सेल की बात कर रहे हैं, तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। यहां पर वैलेंस सेल के लिए दो बैंड बनेंगे, मतलब यहां पर वैलेंस सेल की जो एनर्जीज होंगी उनके लिए दो बैंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक होता है वैलेंस बैंड, और एक वैलेंस बैंड के ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। देखो, वैलेंस बैंड नीचे होता है, कंडक्शन बैंड ऊपर होता है। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे उनकी एनर्जी हाई होगी। मैंने यही तो कहा कि यहां पर जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी फ्लैक्चुएट करती है। क्या करती है? फ्लैक्चुएट करती है। तो वैलेंस बैंड के अंदर, तो यहां पर दो बैंड हम ले रहे हैं, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड नीचे रहेगा, कंडक्शन बैंड ऊपर रहेगा, है ना। वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? लोअर होगी, और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कब जाते हैं, तो इस बात को जरा ध्यान से समझिए। देखिए, पहले तो वैलेंस बैंड की डेफिनेशन देखो। द एनर्जी बैंड विच पजेस ऑल बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस वैलेंस बैंड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन आते हैं। ध्यान देना, देखो, जितने भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आएंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? अब आप कहेंगे सर यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही रहेंगे, कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कब जाएगा? अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए, यहीं पर आ जाते हैं। देखो, ये जो सिलिकॉन जर्मेनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर बना है 0 केल्विन पर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। देखिए, आपको सबको मालूम है मिनिमम टेम्परेचर कितना पॉसिबल होता है? -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 केल्विन। 0 केल्विन ये मिनिमम टेम्परेचर है। अगर इस टेम्परेचर पर हम जर्मेनियम के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को रखेंगे, तो यहां पर क्या होगा? जर्मेनियम के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे और एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ 0 केल्विन पर जर्मेनियम और सिलिकॉन इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, यानी कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो 0 केल्विन पर इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। लेकिन सिंपल सी बात है, हमें सेमीकंडक्टर को 0 केल्विन पर तो यूज करना नहीं है, हमें तो रूम टेम्परेचर पे यूज करना है। तो देखो अब क्या होगा, अगर हम जर्मेनियम के या सिलिकॉन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो क्या होगा? रूम टेम्परेचर पर इसके कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए रूम टेम्परेचर पर ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया। किस पर? कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कहां हुआ? जब रूम टेम्परेचर आया। तो सीधी सी बात है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, और जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, अब ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बॉन्ड में, क्योंकि बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका। तो इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहीं और चला जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर जाएगा। मान लेते हैं यहां पर आ गया, तो सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से मूव किया है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो खाली हो गई, वैकेंट। बात समझ में आ रही? और इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी होती है, वैकेंट स्पेस होता है, उस स्पेस को हम कहते हैं होल। इसका मतलब ये हुआ, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्री, क्योंकि ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहीं और मूव करेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, जब मूव करेगा तो ये जगह खाली हो जाएगी, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की जगह क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी, वैकेंट स्पेस बचेगा, और इस वैकेंट स्पेस को हम कहते हैं होल।
बात समझ में आ रही है? ये क्या है, यहां पर बन जाएगा होल, ये क्या बनेगा, होल बनेगा, इलेक्ट्रॉन उधर मूव कर गया। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन और भी है हमारा, ये है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन भी जब दूसरी जगह पर मूव करेगा तो यहां पर भी क्या बनेगा, होल बनेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ, अगर अगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, देखिए रूम टेम्परेचर पर इसके कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा था तो उस समय तो ये वैलेंस बैंड में था, लेकिन जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया, मतलब होगा इसके अंदर ही, यहां से अपनी पोजीशन से मूव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंचेगा, ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वैलेंस बैंड में। कहां पहुंचेगा, सॉरी कंडक्शन बैंड में। कहां पहुंचेगा, कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब ये हुआ, मान लेता हूं ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही हम रूम टेम्परेचर पर पहुंचे ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से क्या हो गया, चला गया, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया, और यहां पर क्या बन गया, यहां पर बन गया एक होल। क्या बन गया, एक होल बन गया। तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहां गया, कंडक्शन बैंड में। बोलो बात समझ, क्यों गया कंडक्शन बैंड में, क्योंकि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है। जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, भाई सीधी सी बात है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक क्यों हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ थर्मल एनर्जी की वजह से। थर्मल एनर्जी क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे इन इलेक्ट्रॉन को कुछ थर्मल एनर्जी मिली, और जैसे ही थर्मल एनर्जी मिली इनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, एनर्जी इंक्रीज हो गई, और जैसे ही एनर्जी इंक्रीज हुई ये कंडक्शन बैंड में चला गया, और यहां पर क्या बचा, होल बचा। बोलो बात समझ में आ गई? मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचाया है, ऐसा नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? देखिए बहुत सारे मैं काउंटिंग में बता रहा हूं, कंपैरेटिवली तो बहुत कम ब्रेक होते हैं, कंपैरेटिवली बहुत कम ब्रेक होते हैं। चलिए, तो हमारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से चला गया कंडक्शन बैंड में। अब आगे देखो जरा, तो वैलेंस बैंड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस बैंड के अंदर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, और कंडक्शन बैंड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। द एनर्जी बैंड विच पजेस फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। और फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, अब ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आगे देखो, नोट करके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है, किसकी वजह से फ्लो करता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है उनकी वजह से फ्लो करता है। बोले बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे तभी आपका करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, होल्स इन द वैलेंस बैंड आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। देखो ये जो वैलेंस बैंड के अंदर होल आया है ना, इस होल की वजह से भी वैलेंस बैंड में करंट फ्लो होता है। इसका मतलब यह हुआ, जब रूम टेम्परेचर पर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होता है और होल भी जनरेट होता है। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतने ही होल भी जनरेट होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, होल कहां पर रहेंगे, वैलेंस बैंड में, और दोनों की वजह से करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो करंट को फ्लो कराते हैं, उनकी थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी होती है। बात समझ में आ रही? तो जितने भी सेमीकंडक्टर हैं 0 केल्विन पर इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे उनसे थोड़ा बहुत करंट क्या करता है, फ्लो कर जाता है। बात समझ में आ रही? अगर हम और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और ज्यादा करंट फ्लो होगा, क्योंकि और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से और ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, और जितने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे। लेकिन अब बात यह आती है कि आप बहुत ज्यादा करंट तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते। भाई आपको सेमीकंडक्टर को यूज तो रूम टेम्परेचर भी करना है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं और हमारी कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, तो उससे फायदा क्या है। भाई आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रूम टेम्परेचर पे यूज करेंगे, हाई टेम्परेचर पे तो यूज करेंगे नहीं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये
दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट, होल इन वैलेंस बैंड आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी फ्लो करता है और होल की वजह से भी फ्लो करता है। जो करंट होल की वजह से फ्लो करता है उसको हम होल करंट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाता है। करंट दोनों की वजह से फ्लो करता है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिव चार्ज कैरियर। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं क्योंकि उनके पास निगेटिव चार्ज है, और जो होल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आता है क्या होल पॉजिटिव चार्ज है, क्या होल्स पॉजिटिव चार्ज है? तो आप कह सकते हैं हाँ। क्यों? देखो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या ऊपर गया, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन जब अपनी पोजीशन से जाएगा तो यहां पर अब इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, इसका मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज कम हो गया। नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब क्या है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझ में आ रही? दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सॉरी होल, ये होल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, और आपको अच्छे से मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। तो जो होल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करते हैं। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी है, होल एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर। बोलो इतनी बात तो समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखिए क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप और बैंड गैप एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कह सकते हैं, बैंड गैप एनर्जी भी कह सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई और यहां पर सफिक्स में है जी। अब ये क्या चीज है, ध्यान से देखो जरा। देखो इस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ये हमारा कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ये इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया है, तो सीधी सी बात है इसको कुछ एनर्जी मिली होगी तभी तो ये कंडक्शन बैंड में गया है ना। तो एनर्जी गैप क्या है? देखो ये इसके बीच का एनर्जी गैप है, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से अगर हम कंडक्शन बैंड में ले जाना चाहते हैं तो उसको ले जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप और बैंड गैप एनर्जी। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये जो गैप है हमारा ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इस बैंड थ्योरी के बेसिस पर या एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप के बेसिस पर हम सॉलिड मटेरियल्स को फिर से डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। बात समझ में आ रही ना? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल या मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर अब हम मटेरियल को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए ना। पहला क्लासिफिकेशन कंडक्टर्स। देखो एक्चुअल में क्या होगा, ये जो हमारा बैंड गैप है एनर्जी बैंड गैप है ना, ये एनर्जी बैंड गैप अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग होता है, वेरी करता है। क्लियर है? अब सबसे पहले कंडक्टर की बात कर लेते हैं। देखो कंडक्टर में क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज 0। कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप होता ही नहीं है, 0 होता है, नो फॉरबिडन गैप। मतलब ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा ना, ये गैप खत्म हो जाता है, 0। बात समझ में आ रही? 0। इन फैक्ट वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर। मतलब यहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, देखो जो कंडक्शन बैंड है वो यहां से यहां तक है, सॉरी वैलेंस बैंड यहां से यहां तक है, और जो कंडक्शन बैंड है वो यहां से यहां तक है। इसका मतलब ये ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है? ओवरलैपिंग। तो यहां पर कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है। मतलब यहां पर जो एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी है वो 0 है। कितनी है? 0 है। बात समझ में आ रही? तो सीधी सी बात है, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो इजीली कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं क्योंकि बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं है ना, और दोनों ओवरलैप भी कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर कंडक्टर के केस में जो हमारा कंडक्शन बैंड होता है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टर में करंट इजीली फ्लो करता है। बोलो बात समझ में आ गई? आगे देखो क्या लिखा है, हेंस इट इज वेरी इजी फॉर ए वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन। मतलब वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी के साथ कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। क्लियर है? फॉर दिस रीजन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज वेरी हाई। मतलब इसी वजह से जो कंडक्टर्स होते हैं
उनकी कंडक्टिविटी हाई होती है और रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। भाई जहां पर गैप होगा, देखो सीधी सी बात है, जहां पर गैप होगा वहां पर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए, तब जाकर के थोड़ा बहुत करंट फ्लो करेगा। लेकिन कंडक्टर के केस में तो एनर्जी गैप ही नहीं है, तो सीधी सी बात है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होंगे, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, ऐसा नहीं है कि कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो करंट अपने आप फ्लो करने लगेगा। भाई हमें वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, मतलब बैटरी को लगाएंगे तभी तो करंट फ्लो करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो करंट अपने आप फ्लो कर जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमें बैटरी को लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हमारा कंडक्टर का क्या है, एनर्जी बैंड डायग्राम है, मतलब मेटल का एनर्जी बैंड डायग्राम है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कंडक्टर। नाउ अब बात करते हैं इंसुलेटर की। भाई सीधी सी बात है, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता तो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत बड़ा होता है। बात समझ में आ रही? बहुत बड़ा होता है। और यहां पर जो एनर्जी गैप की वैल्यू है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। अब देखो डेटा पर ध्यान नहीं देना है, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग दी जाती है, कहीं पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा होगा, कहीं पर 6 लिखा होगा, है ना। लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिए कि 3 से ज्यादा है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गैप ज्यादा है तो वो इंसुलेटर होगा। बात समझ में आ गई? द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा है। क्लियर है? ड्यू टू दिस वाइड गैप इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मतलब इतना ज्यादा गैप है यहां पर, बहुत ज्यादा गैप है। ड्यू टू दिस वाइड गैप इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द गैप, मतलब ये इतना बड़ा गैप है कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाना लगभग इम्पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी देंगे तो भी सीधी सी बात है, ये जो हमारा इंसुलेटर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब हम इसका बढ़ाएंगे तब जाकर के वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा, कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा। और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ाने से, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे लिए यूजफुल नहीं बचेगा। बात समझ में आ रही? तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाना लगभग क्या है, इम्पॉसिबल। क्लियर है? इसीलिए अब देखो, अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं तो करंट फ्लो करेगा नहीं। अब फॉर दिस रीजन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज वेरी लो, इसी वजह से इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। तो ये हमारा इंसुलेटर का क्या है, एनर्जी बैंड डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं, नाउ सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेमीकंडक्टर। सीधी सी बात है, सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी बैंड गैप होगा वो इंसुलेटर से तो बहुत कम होगा और कंडक्टर से ज्यादा होगा। समझ में आ गया? द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नॉट वेरी वाइड, बहुत ज्यादा वाइड नहीं है। क्लियर है? आगे देखो, फॉर सिलिकॉन, अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन में फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है उसकी वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और जर्मेनियम की और भी कम होती है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक चीज मैं आपको बता दूं, रूम टेम्परेचर पर ही इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। और इसीलिए जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी को दिखाते हैं, शो करते हैं। यानी कि रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर के अंदर से करंट क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है। लेकिन याद रखना, 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो नहीं करता है, और 0 केल्विन पर सभी सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम है, किसका, सेमीकंडक्टर का। फॉर दिस रीजन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्लियर है? चलिए, अब मुझे लगता है यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सेमीकंडक्टर का बेसिक्स है, लेकिन यहां से भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता, पूछा जा सकता है। जैसे यही देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, ये एग्जाम में आ चुका है ना। क्योंकि ये बेसिक्स है, भाई इसको पढ़े बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते, इसको आपको पढ़ना ही है, समझना है।
बात समझ में आ रही है? इसको आपको समझना बहुत जरूरी है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, जबकि कंडक्टर में ऐसा नहीं होता। अगर आप कंडक्टर के केस में, आप लोग बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब हाई टेम्परेचर पर कम करंट फ्लो करता है कंडक्टर में, जबकि सेमीकंडक्टर में उल्टा है। सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। अब इसका रीजन क्या है जरा ध्यान दो। एट लो टेम्परेचर, मैंने लो टेम्परेचर को 0 केल्विन ही मान लिया है ना। तो देखो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, लो टेम्परेचर पे हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सीधी सी बात है कि सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं वो वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो 0 केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री होगा ही नहीं, तो कंडक्शन बैंड के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और जब कंडक्शन बैंड के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट फ्लो होगा नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं वही इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होते हैं करंट फ्लो के लिए। बात समझ में आ गई? तो यहां पर हम लिख सकते हैं 10 अ सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब है 300 केल्विन और 27 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या है, रूम टेम्परेचर है। बोलो बात समझ में आ रही? अब रूम टेम्परेचर पे कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से करंट क्या होता है, फ्लो होता है, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन के लिए। तो एट रूम टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन जंप टू कंडक्शन बैंड ड्यू टू थर्मल एनर्जी। भाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनको थर्मल एनर्जी मिलेगी, और थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। अब देखो, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए, इसका मतलब अब जो वैलेंस बैंड है वो भी पार्शियली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड भी पार्शियली फिल्ड है। एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स आर एबल टू कंडक्ट सम इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर कुछ करंट को क्या करते हैं, कुछ करंट को फ्लो कराने में एबल हो जाते हैं, उनके अंदर कुछ कंडक्टिविटी आ जाती है। क्लियर होगी बात? चलिए ना, देखो आगे 2 पॉइंट मैंने लिखे, इंपॉर्टेंट है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम कंडक्टर की बात करें, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस। कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ में। तो मुझे लगता है यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर के टाइप्स की, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो अब ध्यान देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर पे। देखिए हमारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब हमारे जो सेमीकंडक्टर हैं ये 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बात समझ में आ रही है? अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ये प्योर फॉर्म में होते हैं, मतलब इनमें कोई किसी भी दूसरे एटम की, एलिमेंट की कोई भी मिलावट नहीं होती है, एकदम प्योर फॉर्म में। तो अगर हमारा सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में है तो उसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर सेमीकंडक्टर के अंदर हमने कुछ इंप्योरिटी मिला दी, इंप्योरिटी मतलब कोई दूसरा एलिमेंट इसके अंदर मिला दिया, तो बनेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बोलो बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में क्या होता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ना, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। भाई रूम टेम्परेचर पर भी सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। बात समझ में आ रही? लेकिन हमें तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को क्या करना है, बढ़ाना है। अब टेम्परेचर तो और ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं, देखिए सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें इंप्योरिटी को ऐड कर सकते हैं। इंप्योरिटी को ऐड करने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बोलो बात समझ में आ गई? तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी को करेंगे ऐड, और जब सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं तो उस सेमीकंडक्टर को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
यानी कि इसके अंदर इंप्योरिटी है और इसके अंदर इंप्योरिटी नहीं है। बस देखिए, इंप्योरिटी का मतलब है कोई दूसरा एलिमेंट हम उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे आप सब जानते हैं जो प्योर गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बन पाती, यानी कि प्योर गोल्ड को हम ज्वेलरी की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब उस प्योर गोल्ड में हम कुछ अदर एलिमेंट्स को मिला देते हैं, मतलब इंप्योरिटी को मिला देते हैं, तो उसके बाद उस गोल्ड की क्या बन जाती है, ज्वेलरी बन जाती है। तो फिर हम उस ज्वेलरी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है। लेकिन जब हम इसके अंदर इंप्योरिटी मिलाते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ना। क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और जब कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं। क्लियर है। अब कंडक्टिविटी कौन सी हमने ऐड की है, मतलब सॉरी, कौन सी इंप्योरिटी हमने ऐड की है, उसके बेसिस पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। और हमें यहां पर अब आगे इन्हीं सेमीकंडक्टर को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन, ए सेमीकंडक्टर इन एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म, मतलब ऐसा सेमीकंडक्टर जो एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में है उसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बोलो बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। नाउ द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द टू मोस्ट वाइडली यूज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए जो सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होते हैं, ये प्योर फॉर्म में, अगर इसमें हमने कुछ मिक्स नहीं किया है, ये प्योर फॉर्म में है, तो दोनों के दोनों क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और मोस्ट वाइडली यूज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बोलो बात समझ में आ गई। नाउ एट लो टेम्परेचर 0 केल्विन, देखिए अब फिर से वही चीज जो मैं पहले बता चुका, एट लो टेम्परेचर 0 केल्विन ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड विद अनदर एटम। देखो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 0 केल्विन पर जितने भी हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। इसका मतलब क्या है, हेंस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव थ्रू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर और वी कैन से नो फ्री इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वैसे सीधी सी बात है, 0 केल्विन पर सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इसका मतलब 0 केल्विन पर जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो करंट को फ्लो नहीं करा सकते। क्लियर है। आगे देखो क्या, Thus the intrinsic semiconductor behave as insulator at absolute 0 टेम्परेचर, यानी कि 0 टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंसुलेटर की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। अब अगेन मैंने यहां पर सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया है, अब जरा ध्यान दो। नाउ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एट 0 केल्विन, ये 0 केल्विन पर है, तो सीधी सी बात है 0 केल्विन पर सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये जो हमारा क्रिस्टल है ये कैसा है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, है ना। किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर। सिलिकॉन की जगह हम जर्मेनियम भी ले सकते हैं। अब इधर आ जाते हैं, अब ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर, अब ये रूम टेम्परेचर पर है। सीधी सी बात है, रूम टेम्परेचर पर जब होगा तो यहां पर क्या होगा, कोई ना कोई कोवेलेंट बॉन्ड, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड हमारे क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। वही चीज जो पहले समझाई थी, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड यहां से क्या होंगे, ब्रेक होंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट था ये इलेक्ट्रॉन कहीं और चला जाएगा, मतलब ये फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्री। मान लीजिए फ्री होके यहां पर आ गया तो इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री और सीधी सी बात है जिस पोजीशन को ये छोड़कर गया है वो वैकेंट स्पेस है, तो वहां पर क्या बनेगा, वहां पर बनेगा होल। क्या बनेगा, होल। तो यहां पर बन गया होल। तो देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये होल हो गया। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जाएगा, है ना। यहां पर देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री हुआ तो ये भी कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा और यहां पर भी क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा। बात समझ में आ रही। या आप ऐसा कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा और यहां पर होल बन जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है रूम टेम्परेचर पर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे और जो वैकेंट स्पेस है वहां पर क्या बनेगा, होल बनेगा। अच्छा ये जो होल है, देखो होल का क्या होगा, जैसे ये होल यहां पर प्रेजेंट है इस समय, है ना, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अब यहां पर होल है, वैकेंट स्पेस है इलेक्ट्रॉन का, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर भी मूव कर सकता है। मतलब यही नहीं, मान लीजिए कोई और इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर स्पेस खाली हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर सकता है, मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप करेगा तो यहां पर होल बन जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और जो होल होगा वो वैलेंस बैंड में रहेगा। तो वैलेंस बैंड के अंदर होल की वजह से करंट फ्लो होगा और कंडक्शन बैंड में इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एट 300 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर जो सिलिकॉन का क्रिस्टल होगा वो कुछ कंडक्टिविटी को शो करेगा और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, जिसकी वजह से अगर हम इस क्रिस्टल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें या बैटरी को कनेक्ट कर दें तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, जबकि इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। यहां पर अगर आप बैटरी लगा दें तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो किसकी वजह से करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल की वजह से। यहां ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना यहां पर होल है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना। अब देखो इसमें आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं सारे। बट एट रूम टेम्परेचर सम कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री टू मूव थ्रू द क्रिस्टल। ये सब मैं आपको समझा चुका हूं कि रूम टेम्परेचर पर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। नाउ ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ए वैकेंसी इज ऑल्सो प्रोड्यूस। भाई इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से वैकेंसी भी यहां पर प्रोड्यूस होगी, और ये जो वैकेंसी प्रोड्यूस होगी इसको हम कहते हैं होल, इज ऑल्सो प्रोड्यूस नोन एज होल। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आगे, 10 इलेक्ट्रॉन एंड होल आर प्रोड्यूस इन पेयर। इलेक्ट्रॉन और होल हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होंगे। भाई सीधी सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को छोड़ करके जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को छोड़ करके जाएगा तो उसी पोजीशन पर होल मिलेगा हमें, है ना। वैकेंट, देखिए होल कुछ नहीं है, ये क्या है, वैकेंट स्पेस है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थर्मल एनर्जी की वजह से जनरेट हुआ है। तो थर्मल एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन और होल क्या हुए हैं, जनरेट हुए हैं। और ये हमेशा पेयर में जनरेट होंगे। किसमें जनरेट होंगे, पेयर में। और एक और इंपॉर्टेंट बात, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल। ध्यान रखना हमेशा, यहां पर होल और इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन होगी वो बराबर होगी, मतलब जितने होल होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, दिस टाइप ऑफ साइमल्टेनियस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन और होल का जनरेशन होता है ड्यू टू टेम्परेचर, इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल जनरेशन कहते हैं। क्योंकि ये थर्मल एनर्जी की वजह से जनरेट हो रहे हैं तो इसको क्या कहा जाता है कि ये थर्मल जनरेशन है, यानी कि थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल क्या हुए हैं, जनरेट हुए हैं। A pure semiconductor have small conductivity at room temperature and not suitable for practical operation। भाई सीधी सी बात है, रूम टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर है वो थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी को शो करते हैं, और ये ज्यादातर सेमीकंडक्टर प्रैक्टिकल ऑपरेशन के लिए सुटेबल नहीं है। बात समझ में आ रही, मतलब हमें ज्यादा कंडक्टिविटी चाहिए, तो ज्यादा कंडक्टिविटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इंप्योरिटी को ऐड करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का रूम टेम्परेचर पे। तो देखो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड से रूम टेम्परेचर पर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कहां पर, कंडक्शन बैंड में। मैं एक ही इलेक्ट्रॉन को लेके गया हूं, ऐसा नहीं कि एक ही जाएगा, है ना। तो देखो जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पर क्या बन गया, होल बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में और ये होल है वैलेंस बैंड में, है ना। तो होल की वजह से होल करंट फ्लो होगा और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट फ्लो हो। बोलो बात समझ में आ रही है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी को ऐड कर देते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। वही चीज यहां पर लिखी है, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाय एडिंग इंप्योरिटी। मतलब जब हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। क्लियर है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। तो एग्जाम में बहुत बार 2 नंबर में पूछा जाता है व्हाट इज डोपिंग एंड व्हाट इज द नीड ऑफ डोपिंग। तो डोपिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब मतलब ये एक प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, जिसमें हम इंप्योरिटी को ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसको हम कहते हैं डोपिंग। बात समझ में आ रही है। नाउ द इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है,
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। बोले बात समझ में आ गई ना। अब यहां पर जो पूरा का पूरा रोल है वो किसका है? इंप्योरिटी का है। किसका है? इंप्योरिटी। देखिए इंप्योरिटी का मतलब है कोई दूसरा एटम हम इसमें ऐड करेंगे ना। टाइप्स ऑफ इंप्योरिटी एडेड टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब कौन कौन सी इंप्योरिटी को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए दो तरह की इंप्योरिटी को ऐड किया जाता है। एक तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को हम एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी समझ में आ जाएगा, है ना। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी और एक्सेप्टर इंप्योरिटी। तो ये जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी और ये जो एक्सेप्टर इंप्योरिटी मतलब ये कोई ना कोई एटम है। और कौन सा एटम है? जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। अच्छा एक बात बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 कौन से ग्रुप के एलिमेंट में होता है? देखो जो सेमीकंडक्टर है वो 14 ग्रुप में आते हैं। इसमें आते हैं 14 ग्रुप में। इसका मतलब अगर हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? 14 ग्रुप में तो सेमीकंडक्टर आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? 13 ग्रुप के एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं या 15 ग्रुप के एलिमेंट को भी ऐड कर सकते हैं। तो जो इंप्योरिटीज होंगी वो या तो 13 ग्रुप के एटम होंगे, एलिमेंट होंगे, या फिर 15 ग्रुप के एलिमेंट होंगे, और कोई नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी और एक्सेप्टर इंप्योरिटी दे हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन कौन से? बोरोन, एल्युमिनियम और गैलियम। गैलियम की जगह पर इंडियम या कोई और भी आप ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे क्या है? एग्जाम्पल है इंप्योरिटी के। मतलब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बोरोन, एल्युमिनियम और गैलियम को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो ये कौन सी इंप्योरिटी हो गई? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी और एक्सेप्टर इंप्योरिटी। नाउ आगे बढ़ते हैं। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। कौन सी इंप्योरिटी? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी और डोनर इंप्योरिटीज। अब ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी कौन? देखो मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी का मतलब वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का मतलब वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इनको कहा जाता है डोनर इंप्योरिटी। इनके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। बात समझ में आ रही? देखो जो हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो दोनों के दोनों 14 ग्रुप के एलिमेंट है, कार्बन फैमिली के एलिमेंट है। और ये तीनों 13 ग्रुप के एलिमेंट है, और ये तीनों 15 ग्रुप के एलिमेंट है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। देखिए नाउ नीड ऑफ डोपिंग। अब देखो जब आपसे पूछा जाता है ना कि व्हाट इज डोपिंग, तो वहां पर साथ में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ डोपिंग। हम डोपिंग करते क्यों है ना? डोपिंग करते क्यों? हम इंप्योरिटी को ऐड क्यों करते हैं? तो ये तो आपको समझ में आ गया। हम इंप्योरिटी को ऐड इसलिए करते हैं जिससे कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाए। बात समझ में आ रही है? सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाए। और ज्यादा डिटेल में आपको आगे समझ में आ जाएगा। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंप्योरिटी एडेड, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर फर्दर क्लासिफाइड। मतलब हम कौन सी इंप्योरिटी को ऐड कर रहे हैं उसके बेसिस पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में और पी टाइप सेमीकंडक्टर में। बात समझ में आ रही? अब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, इन दोनों को भी डिटेल में समझ लेते हैं। और कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डायोड स्टार्ट करेंगे, और डायोड जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिला करके हम डायोड बनाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए नाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर देखो सबसे पहले ध्यान दो, व्हेन ए पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इज एडेड इन प्योर सेमीकंडक्टर रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर इज एन टाइप। मतलब जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को मिलाएंगे तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। बोलो बात समझ में आ रही? और जब आप किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को मिलाएंगे तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। अब हम इनको एन टाइप क्यों कह रहे हैं, पी टाइप क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। चलिए फिलहाल तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को मिलाया जाता है। क्लियर है? आगे देखो ना, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम इज कॉल्ड। अब ये जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम होता है इसको हम डोनर एटम कहते हैं। क्यों कहते हैं डोनर एटम? बिकॉज इट डोनेट 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन। क्योंकि ये अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए दे देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डोनर एटम कहते हैं। क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। किसके लिए? कंडक्शन के लिए। बात समझ में आ गई ना?
इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। अब जरा इसको पहले ऊपर वाले पॉइंट को समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। देखो अब ये हमारा प्योर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर नहीं है। देखो ये हमारे पास सिलिकॉन 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 है, लेकिन हमने क्या करा, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बात समझ में आ रही? तो देखो पेंटावेलेंट मतलब फास्फोरस, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। हमने फास्फोरस को ले लिया, तो हमने क्या करा, यहां पर एक फास्फोरस का एटम ले लिया। आप अच्छे से जानते हैं फास्फोरस का जो एटम होगा उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 5। 1 2 3 4 5। अब देखो क्या होगा, ये जो फास्फोरस है ये अपने इलेक्ट्रॉन को सिलिकॉन के साथ शेयर करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को तो इसके साथ शेयर कर लिया, एक को इसके साथ शेयर कर लिया, एक को इसके साथ शेयर कर लिया, और एक को इसके साथ शेयर कर लिया, है ना भाई। 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिलिकॉन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन उनके साथ क्या कर दिए, शेयर कर दिए। लेकिन शेयरिंग करने के बाद भी इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, 5th फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, ये फास्फोरस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन के लिए डोनेट कर देगा, दे देगा। बात समझ में आ रही? देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से फ्री है, ऐसा नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है पूरी तरीके से फ्री है, पूरी तरीके से फ्री नहीं है भाई। अभी भी इसके ऊपर इसके न्यूक्लियस का इफेक्ट तो है, बात समझ में आ रही। लेकिन अगर हम इसको थोड़ी बहुत एनर्जी दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, कहां पर, कंडक्शन बैंड में। बात समझ में आ रही है? कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। अब आप सोचिए कि यहां पर तो हम इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ फास्फोरस एटम को ऐड करेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए जो कंडक्शन में हेल्प करेंगे, जिनकी वजह से कंडक्शन होगा। इसका मतलब फास्फोरस एटम को ऐड करते ही इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। बात समझ में आ रही? मतलब अगर आप इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को 0 केल्विन पर भी रखते हैं, 0 केल्विन पर, तो 0 केल्विन पर भी ये इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल रहेगा ना कंडक्शन के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये 0 केल्विन पर भी कंडक्टिविटी को क्या करेगा, शो करेगा। मतलब जैसे ही हम प्योर सेमीकंडक्टर को इंप्योर बना देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? अब ये तो बात हुई 0 केल्विन पर, लेकिन आपको मालूम है हम सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे यूज करते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर भाई इसके कुछ कोवेलेंट बॉन्ड भी ब्रेक होंगे, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। मान लेता हूं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब सीधी सी बात है, अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री होगा, है ना। मान लीजिए फ्री हो गया ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। बोलो बात समझ में आ रही? और इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हुआ तो यहां पर क्या बनेगा, इसके वैकेंट स्पेस पर होल बनेगा। क्या बनेगा, होल बनेगा। और यहां पर इधर जो इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन, है ना, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब यहां मेरी बात को समझिए, देखो तो होगा क्या, देखो ये तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ये तो फ्री है ऑलरेडी, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। लेकिन रूम टेम्परेचर पर यहां पर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होगा और होल भी जनरेट होगा। ये थर्मली जनरेटेड होल और इलेक्ट्रॉन है, थर्मली जनरेटेड। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए, इसका मतलब ये तो हमें इलेक्ट्रॉन मिल ही रहे हैं, ये तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की वजह से मिल रहे हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन हमें थर्मली जनरेटेड भी मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन भी और होल भी। इसका मतलब यह हुआ जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, रूम टेम्परेचर पर उनमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल भी होते हैं। अब आप मुझे यह बताओ कि होल ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, कौन ज्यादा होगा? देखो सीधी सी बात है, यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए हैं उनकी वजह से जितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे या जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने ही होल बनेंगे। इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक होने की वजह से हमें जो इलेक्ट्रॉन और होल्स मिल रहे हैं वो बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। बात समझ में आ गई? लेकिन हमने तो इनफाइनाइट एटम को ऐड करा है, इसका मतलब हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो बताओ किनकी जनसंख्या ज्यादा हुई? इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब यह हुआ कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में
जब हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को मिलाते हैं तो वहां पर मेजोरिटी में कौन होता है? मेजोरिटी में होते हैं इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही? और माइनॉरिटी में कौन होते हैं? होल्स होते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो यहां पर, देखो जब ये इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा तो यहां पर क्या होगा भाई? पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर इमोबाइल पॉजिटिव आयंस भी बनेंगे क्योंकि इस पर चार्ज क्या हो गया? कम हो गया। तो यहां पर अब जरा ध्यान दो, आगे ध्यान दो, देखो यहां पर क्या लिखा है? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल आर ऑल्सो जनरेटेड। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि बराबर नंबर होल और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? जनरेट होंगे। हेंस इलेक्ट्रॉन आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है। अब ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो देखो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? एक्चुअल में इमोबाइल पॉजिटिव आयंस है, क्योंकि यहां पर ये जो इंप्योरिटी है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा, यहां पर ग्रीन कलर से आपको क्या दिखाई दे रहा है? होल दिखाई दे रहे हैं, और जो डॉट है ये क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल्स कम है ना? होल्स क्या है? कम है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ज्यादा है, क्योंकि ये मेजोरिटी में है। अब अगर आप एक्सट्रिंसिक एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा? देखो एनर्जी बैंड डायग्राम सीधी सी बात है, नीचे वैलेंस बैंड आएगा, ऊपर कंडक्शन बैंड आएगा, है ना? वैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं, आपको मालूम है कि वैलेंस बैंड में जो होल होते हैं उसकी वजह से भी करंट फ्लो होता है, और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से भी करंट फ्लो होता है। लेकिन यहां पर जो हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के एकदम पास में होते हैं। मतलब इन इलेक्ट्रॉन को जैसे हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे ये सीधे कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। एनर्जी लेवल ऑफ डोनर, जो हमारे ये डोनर एटम है ना, डोनर एटम, इनका जो एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के पास में होता है। इसको हम कहते हैं एनर्जी लेवल ऑफ डोनर, क्योंकि इस फास्फोरस एटम का जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड के बहुत ज्यादा पास में है। इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, ये कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, जिसकी वजह से करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर ध्यान रखना, जो एनर्जी लेवल होता है डोनर का वो कंडक्शन बैंड के पास में होता है। अब हम चलते हैं पी टाइप पर। बिल्कुल सेम पी टाइप भी है, बस अंतर क्या है कि यहां पर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड होगी। कौन सी इंप्योरिटी? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड होगी। अच्छा यहां पर ये और बता दूं मैं आपको कि इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों कहा जाता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर ये सोच लेते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब निगेटिव चार्ज, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? भाई सारे एटम न्यूट्रल ही होते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का मतलब नहीं है यहां पर। इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। यानी कि एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो करंट फ्लो होता है, उसमें जो करंट फ्लो होता है वो मैक्सिमम करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, इसलिए एन टाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर देखो जरा, तो यहां पर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी होगी, और द ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम इज कॉल्ड एक्सेप्टर एटम। और ये जो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी होती है इसको एक्सेप्टर एटम कहा जाता है, जबकि यहां पर इसको क्या कहा जाता था? डोनर एटम, क्योंकि ये क्या करता था? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता था कंडक्शन के लिए, जबकि ये क्या करता है? ये एक्सेप्ट करता है। तो इसको एक्सेप्टर एटम कहा जाता है बिकॉज इट क्रिएट्स ए होल विच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग बॉन्ड। मतलब ये ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी क्या करती है? ये एक होल क्रिएट करती है, और उस होल को क्रिएट करने की वजह से जो आसपास के बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस होल को ऑक्युपाई कर लेते हैं। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी होती है ये एक्सेप्टर इंप्योरिटी होती है ना? ना इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। अब सीधी सी बात है, अगर हम सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे यूज करेंगे तो थर्मल एनर्जी की वजह से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल भी क्या होंगे? जनरेट्स होंगे। हेंस होल आर द मेजोरिटी। अच्छा यहां पर इस पॉइंट को जरा समझ लेते हैं। देखो हमने यहां पर क्या करा, इस बार बोरोन को ऐड करा, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी या कोई और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी भी आप ले सकते हैं। तो देखो यहां पर होगा क्या, इसके आउटर मोस्ट सेल में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 3 ही है तो सीधी सी बात है 3 कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, एक इसके साथ इधर और इधर। अब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये तो वैकेंट स्पेस है। कैसा स्पेस है? वैकेंट है, होल है।
भाई सीधी सी बात है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब क्या है, होल है, वैकेंट स्पेस है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या है, होल है। अब देखो होगा क्या, ये जो होल है ये क्या करेगा, इसके आसपास के जो, जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड, देखो यहां पर एक्चुअल में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। देखो अब ये क्या करेगा, ये जो होल है, इस होल में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो होल है हमारा, इसके आसपास के जो इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस होल को ऑक्युपाई कर लेंगे, इस होल को ऑक्युपाई कर लेंगे। सीधी सी बात है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो, हम जितने बोरोन एटम ऐड करेंगे, हम जितने भी बोरोन एटम ऐड करेंगे उतने होल हमारे पास होंगे, उतने ही होल हमारे पास होंगे। दूसरा, रूम टेम्परेचर पर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। मान लीजिए ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो जब कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री होंगे। और आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो यहां पर होल भी क्रिएट होगा, यहां पर क्या होगा, होल क्रिएट होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, होल क्रिएट होगा, ये लीजिए होल क्रिएट हो गए। तो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो अब मुझे बताओ होल ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कौन ज्यादा है? भाई सीधी सी बात है, जितने बोरोन एटम ऐड करोगे उतने तो होल होंगे, है ना, उतने होल होंगे। क्लियर है? नाउ अब थर्मल एनर्जी की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो वहां पर जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतने ही होल भी जनरेट होंगे, तो बराबर हो गए। तो कौन ज्यादा हुआ, होल ज्यादा हुए ना, क्या ज्यादा हुए भाई, इलेक्ट्रॉन तो उतने ही होंगे जितने थर्मली जनरेट हुए। तो यहां पर लिखा भी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर जनरेटेड बाय थर्मल एनर्जी, तो ये तो बराबर है, लेकिन जितने हमने बोरोन एटम को ऐड करा है उतने होल तो एक्स्ट्रा हो गए ना। तो इसका मतलब ये हुआ पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है और जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब एक और चीज देखो, ये जो बोरोन है ये एक्सेप्टर एटम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके पास होल है ना। अब ये होल क्या करेगा, दूसरे जो सिलिकॉन एटम है इनके पास जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। बात समझ में आ रही है, क्या कर लेगा, एक्सेप्ट। तो इसके पास क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसीलिए देखो यहां पर निगेटिव चार्ज बना रखे, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां पर जो ये निगेटिव चार्ज है क्या, इमोबाइल निगेटिव आयंस है। तो एन टाइप में पॉजिटिव आयंस बनते हैं और पी टाइप में नेगेटिव आयंस बनते हैं, है ना। एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर पॉजिटिव होल्स होते हैं। क्लियर है? अब यहां पर देखो एनर्जी बैंड डायग्राम भी मैंने बनाया है। अगर आप इस एनर्जी बैंड डायग्राम को देखें तो देखो एनर्जी बैंड डायग्राम में भी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है। एक और चीज मैं यहां पर आपको समझा दूं, जो हमारा होल्स है, होल्स कहां रहते हैं, कंडक्शन बैंड में रहते हैं, सॉरी वैलेंस बैंड में रहते हैं, है ना। तो यहां पर देखो जो हमने जितने भी एटम को हमने ऐड किया, जो भी एक्सेप्टर एटम हमने ऐड करे हैं, एक्सेप्टर एटम ऐड करे हैं, तो उनके पास क्या है, होल है। तो एनर्जी लेवल ऑफ एक्सेप्टर, तो जो एनर्जी लेवल होगा एक्सेप्टर का, एनर्जी लेवल होगा एक्सेप्टर का, वो वैलेंस बैंड के बहुत पास में होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि एनर्जी लेवल ऑफ एक्सेप्टर वैलेंस बैंड के पास होता है और एनर्जी लेवल ऑफ डोनर कंडक्शन बैंड के पास होता है। बोलो बात समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें होल जो है वो मेजोरिटी में है। इसका मतलब यहां पर होल की वजह से ज्यादा करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से कम करंट फ्लो होगा, तो इसीलिए इनको कहा जाता है पी टाइप। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव है, इसलिए पी टाइप कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर होल की वजह से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है और होल क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो ध्यान रखना, एन टाइप का मतलब और पी टाइप का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप, तो आप शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सब कुछ वही लिखा जो मैंने आपको अब तक समझाया है। क्लियर है? अब जो हमने आज बेसिक्स पढ़ा है, इस बेसिक्स से भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जैसे कि यहां पर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। तो इनके सब के आंसर अब आप अपने आप लिख सकते हैं। भाई क्लासिफाई मटेरियल, मटेरियल को एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर क्लासिफाई करना है, पूरा मैं आपको समझा चुका हूं।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, भाई सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग, डोपिंग क्या है, इसकी क्या नीड है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप जितना मैंने आपको बताया इसको एक बार रिवाइज करें, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डायोड। ओके, थैंक यू वेरी मच।